नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएसबी संजय में। एमपीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण कमीशन की सीरीज में आज अपन पढ़ेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, जिसे फेमस रूप में सीजीए या कैग के रूप में बोला जाता है। तो अपन पढ़ने का तरीका ये रहेगा, सबसे पहले अपन इसका गठन कब हुआ या इसके सीजीए से जुड़े संवैधानिक प्रावधान की चर्चा करेंगे। फिर सीएजी की संरचना क्या है, उसकी नियुक्ति, उसकी पदोन्नति क्या होती है, उसकी चर्चा करेंगे। फिर सीएजी के प्रमुख कार्यों की चर्चा करेंगे। फिर सीएजी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले सीजीए, जिसे कैग बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हिंदी में बोला जाता है भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। उस सीएजी के गठन की बात करें, सीएजी पद को भारत में शामिल क्यों किया गया, इसको सरकार के जो खर्च है उसका विवरण रखने के लिए, साथ में सरकार के जो खर्च है उसका हिसाब किताब की जांच करने के लिए भारत में सीएजी का या कैग का पद शामिल किया गया। भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनने सीएजी या कैग के बारे में कहा है कि संभवतः यह स्वतंत्र भारत के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारियों में से एक होगा, क्योंकि यह संसद के द्वारा अनुमानित खर्च है उसकी सीमा को निर्धारित करेगा और उससे सरकार अधिक खर्च ना कर पाए यह तय करेगा। साथ में संसद के द्वारा जो विनियोग अधिनियम के द्वारा जो मदें निर्धारित की गई हैं उसी में रहकर सरकार खर्च करे, यह भी तय सीजीए के माध्यम से किया जाएगा। इसलिए यह सरकार पर खर्च करने के मामले में कंट्रोल करता है कि सरकार कहीं ऐसा खर्च न कर दे जिससे जनता का पैसा भ्रष्टाचार में व्यर्थ हो जाए। तो यही सीएजी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी उद्देश्य से सीएजी को भारत के संविधान में शामिल किया गया था। क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हिंदी में बोला जाता है भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। उसके सबसे पहले संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो संविधान के भाग 5 में जिसमें संघ दिया है, भाग 5 जिसमें संघ दिया है, उसमें अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक सीजीए के कार्य, शक्ति, स्वतंत्रता आदि के बारे में चर्चा की गई है। तो सीजीए किस भाग में है, भाग 5 में। सीजीए के बारे में किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक। अब एक एक अनुच्छेद को देख लेते हैं। अनुच्छेद 148 कहता है कि सीजीए की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तें क्या होंगी। तो सीजीए की नियुक्ति की बात अनुच्छेद 148 में, उसकी शपथ की बात और उसकी सेवा शर्तें कहां पे है, 148 में है। अनुच्छेद 149 कहता है कि सीजीए की कर्तव्य क्या होंगे और उसकी शक्तियां क्या होंगी, वो 149 में बताया गया है। अनुच्छेद 150 में बताया गया है कि सीजीए द्वारा संघ व राज्य के खातों का विवरण रखा जाएगा। देखो, सीजीए की बात करें तो सीजीए को भारत सरकार के खर्चों की जांच करने के लिए और भारत सरकार ने क्या खर्च किया उसके लिए उसको नियुक्त किया जाता है। तो यह केंद्र के और राज्य दोनों के खातों का क्या रखता है, विवरण 150 में दिया गया है। और अनुच्छेद 151 के तहत सीजीए राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है। अनुच्छेद 151 में कहा गया है कि सीजीए जो कार्य करेगा उसकी रिपोर्ट अपने किसको सौंपेगा, राष्ट्रपति को सौंपेगा। आपके लिए बता दें, जितने भी संवैधानिक आयोग होते हैं या संवैधानिक संस्था होती है वो ज्यादातर रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपती है और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के सामने रखता है। तो सीजीए की अपन ने संवैधानिक प्रावधान देख लिए। आपको यहाँ एक बात याद रखनी कि सीजीए का जो पद है, सीजीए का पद बनाया गया था किस लिए, कि जिससे सरकार ने क्या खर्च किया और सरकार के खातों की जांच करने के लिए कि सरकार ने जो खर्च किया वो उचित खर्च किया, अनुचित खर्च किया, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हो गया, उस खर्च की जांच करने के लिए भारत में सीजीए का पद बनाया गया था। और ये ब्रिटिश काल से लेके वर्तमान भारत में इस पद को संचालित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत होती है 1958 में, जब ब्रिटिश संसद ने भारत में शासन संभालना शुरू किया था। तब से लेके वर्तमान भारत तक सीजीए का पद सरकार के खर्चों पर नियंत्रण रखता है, निगरानी रखता है और उनकी जांच करता है। मतलब कि अकाउंटिंग करता है, मतलब कि हिसाब किताब लिखता है कि सरकार ने क्या खर्च किया, और साथ में ऑडिट करता है कि हिसाब किताब की जांच करता है कि क्या खर्च किया, सही खर्च किया कि गलत खर्च किया। यही क्या है, जो सीएजी है उसका कार्य भी है और इसी के लिए उसको नियुक्त किया जाता है। अब अपन देख लेते हैं कि जो इसकी संरचना है वो क्या है। अब सीएजी की संरचना की बात करते हैं तो भारत में सीएजी, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक यह सीएजी है जो एक कैग बोला जाता है, जैसे यह संस्था की तरह कार्य करता है, लेकिन इसमें जो व्यक्ति होता है सीएजी, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
लेकिन राष्ट्रपति किस आधार पर इसकी नियुक्ति करेगा, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। मतलब कि सीएजी कौन बनेगा, इसकी क्या योग्यता होगी, इसके बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में इतना लिखा है कि इसकी योग्यता संसद के द्वारा निर्धारित की जाएगी। तो आपके लिए याद रखना है कि सीएजी की योग्यता संसद के द्वारा निर्धारित करने की बात संविधान में कही गई है, कोई योग्यता संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो संसद ने सीएजी की योग्यता तय करने के लिए एक अधिनियम लाया, सीएजी एक्ट सेवा शर्त अधिनियम 1971 में लाया गया, जिसमें बताया गया कि वह व्यक्ति जो 10 वर्षों तक प्रशासनिक सेवा में रहा हो या जिसने लोक वित्त पब्लिक फाइनेंस के लिए कार्य किया हो या उसका ज्ञान रखता हो, उसके लिए सीएजी बना दिया जाता है। लेकिन अगर अपन देखें तो प्रसिद्ध रूप में या फेमस रूप में ज्यादातर जो प्रशासनिक सेवा में जो कार्य कर चुके हैं लोग, उन्हीं को क्या बनाया जाता है, भारत का सीएजी बनाया जाता है। तो इसकी आपको इस सिंपल से याद रखना है कि योग्यता के बारे में संविधान में डायरेक्ट उल्लेख नहीं है। संविधान में यह कहा गया है कि संसद यह निर्धारित करेगी कि सीएजी कौन बन सकता है। नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो जाए उसके तहत इसको क्या कर दिया जाता है, इसका रिटायरमेंट हो जाती है, इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो 65 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र हो जाए, 6 वर्ष का कार्यकाल हो जाए, यही इसकी पदावधि है या कार्यकाल है। अगर हम बात करें कि सीएजी को पद से कैसे हटाया जाता है, देखो दुर्व्यवहार करने में, कदाचार करने में या अयोग्य होने पर इसमें संविधान में उल्लेख किया गया कि उसको कैसे पद से हटाया जा सकता है। तो इसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही पद से हटाया जा सकता है। आपके लिए बता दें कि भारत के निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश और सीएजी लगभग एक ही, इनकी जो पद की गरिमा होती है लगभग समान होती है और इनकी बहुत सारी जो चीजें, वेतन हुआ, इनकी पदवधि हुई, कार्यकाल, ये सारी चीजें मिलती जुलती हैं। तो पद से हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है, संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से पारित कर दें कि इस सीएजी को हटाना है या इस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है, तो उसको हटा दिया जाता है राष्ट्रपति की सहमति के साथ। अब वेतन की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के समान वेतन दिया जाता है और भारत का जो सीएजी है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उसको वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। भारत में जितने भी संवैधानिक पद हैं, चाहे राष्ट्रपति का हो, राज्यपाल का हो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हो या सीएजी का हो, जितने भी संवैधानिक पद हैं उनको भारत की संचित निधि से क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। संचित निधि की खासियत यह होती है कि इस पे लोकसभा में कोई मतदान नहीं किया जा सकता। मतलब कि इनके वेतन को लेकर, चाहे सीएजी का वेतन हो, चाहे राष्ट्रपति का वेतन हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन हो, इस पर कोई मतदान नहीं होता। और भारत में जो भारत की जो संचित निधि है वो अनुच्छेद 266 में बताया गया है। अनुच्छेद 266 में बताया गया है और संचित निधि पारित वेतनों पर कोई क्या नहीं हो सकता, मतदान नहीं हो सकता। साथ में मतदान नहीं हो सकता, ना कोई अलाभकारी परिवर्तन हो सकता है। अलाभकारी परिवर्तन का मतलब ये घटाया नहीं जा सकता, इसको ना मतदान होगा ना घटाया जाएगा। इसकी भारत की संचित निधि का उल्लेख कब है, अनुच्छेद 266 में। तो अपन ने इसकी संरचना देख ली। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। योग्यता क्या है, संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो संसद ने क्या निर्धारित की 1971 के एक्ट के अनुसार कि 10 वर्ष लोक सेवा में रहा हो या लोक वित्त पब्लिक फाइनेंस का उसको अनुभव होना चाहिए। इसका कार्यकाल या पदावधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए। पद से हटाया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सीएजी और भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इनकी लगभग समान गरिमा होती है। यह बात आप याद रख लीजिए। और इनमें बहुत से वेतन में, इनके कार्यकाल में समानता पाई जाती है और इनको हटाने की प्रोसेस भी लगभग एक सी है। उस इनके वेतन की बात करें तो इनको वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 266 में है। भारत की संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में है, जिस पर लोकसभा में मतदान नहीं किया जा सकता और न ही कोई अलाभकारी परिवर्तन इनके वेतन में किया जा सकता है। अब देखते हैं कि सीएजी के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। इस वीडियो के शुरू में देखा था कि सीएजी के कार्यों का वर्णन और उसकी शक्तियों का वर्णन कहाँ है, अनुच्छेद 149 में है। तो अनुच्छेद 149 में भारत में सीएजी के कार्यों का वर्णन है। तो सीएजी का प्रमुख कार्य है कि भारत सरकार के खर्चों की लेखांकन करना या अकाउंटिंग करना। एक प्रकार से भारत सरकार कहाँ पे खर्च कर रही है, क्या क्या खर्च कर रही है, कितने खर्च कर रही है, इसकी अकाउंटिंग करना, उसका विवरण तैयार करना। यह कार्य 1976 के बाद
मतलब कि सीएजी के द्वारा मुख्य रूप से नहीं देखा जाता, 1976 तक मुख्य रूप से देखा जाता था। अब मुख्य कार्य क्या हो गया सीजीए का? भारत सरकार की विभिन्न निधियां, निधि मतलब फंड्स, भारत सरकार के पास जो विभिन्न फंड्स होते हैं जिसमें संचित निधि, लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि, जैसे संचित निधि, लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि, इसे पब्लिक फंड भी बोला जाता है। तो इन निधियों की चर्चा जैसा कि अपन ने बताया अनुच्छेद 266 और आकस्मिक निधि के अनुच्छेद 267 में इनका उल्लेख किया गया है। तो ये जो सरकार के पास जो फंड होते हैं, सरकार जो अपना पैसा विभिन्न निधियों या फंड्स में रखती है, उसकी ऑडिटिंग करना, उसकी क्या करना, लेखा परीक्षण करना, ऑडिटिंग करना, जांच करना कि उस पैसे को सही से उस निधि में रखा गया है कि नहीं, उस निधि से निकाला जाएगा तो फिर खर्च किया जाएगा तो उसको सही से खर्च किया गया है कि नहीं। मतलब कि कहीं भी जो पब्लिक का पैसा है, जो सरकार का पैसा है, जो सार्वजनिक पैसा है, उसमें गड़बड़ी ना हो पाए, उसका दुरुपयोग ना हो पाए, उसका भ्रष्टाचार ना हो पाए, उसकी जांच कौन करता है? भारत का सीजीए करता है। तो भारत के सरकार के पास जितने ही फंड है, चाहे वो संचित निधि हो, चाहे पब्लिक फंड हो, आकस्मिक निधि हो, लोक लेखा निधि हो, जो भी सरकारी पैसा है, उसका लेखा परीक्षण या उसकी ऑडिटिंग करने का काम सीएजी का है। उसी की रिपोर्ट वो तैयार करता है, साल भर में रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि जब भी ये लेखा परीक्षण या ऑडिटिंग करता है उस पैसे की, तो दो रूप से देखता है वो कि उसका उद्देश्य क्या है। मतलब कि सरकार ने जो पैसा खर्च किया है उसको उसी उद्देश्य में किया है जिस उद्देश्य के लिए उस पैसे को लिया गया था। मतलब सरकार ने बोला कि गरीबों के लिए राशन बांटने के लिए हम इतना पैसा खर्च करेंगे, लेकिन उस उद्देश्य में पैसा खर्च नहीं किया गया तो उसे भी भ्रष्टाचार माना जाएगा, उसे भी दुरुपयोग माना जाएगा। तो सीएजी इसकी जांच करता है कि जिस उद्देश्य के लिए पैसा सरकार ने लिया है उसी उद्देश्य में लगाया है कि नहीं। अगर नहीं लगाया तो इधर पे सरकार को गलत ठहराया जा सकता है और इसकी न्यायालय में जांच की जा सकती है, इसमें संसद पर कार्यवाही की जा सकती है सरकार के विरुद्ध। साथ में अति व्ययता, कि कहीं पैसे का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा, पैसे का दुरुपयोग या अधिक खर्च से भी रोका जाने के लिए इस बात की जांच भी कौन करता है? सीजी करता है कि पैसे का ना दुरुपयोग हो सके, ना अधिक खर्च हो सके, ना किसी अनुचित उद्देश्य में उस पैसे का खर्च हो सके। इसीलिए सरकार की विभिन्न फंडों की जांच कौन करता है? ऑडिटिंग कौन करता है? भारत का सीजीए करता है। यही इसका महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बाद सीजीए का कार्य है कि जो उसने साल भर में कार्य किया, जो उसने केंद्र और राज्य की ऑडिटिंग की, उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। देखो, केंद्र की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और जो राज्य की रिपोर्ट है वो राज्यपाल को सौंपता है। ये बात याद रखना है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को सीजीए रिपोर्ट सौंपता है। केंद्र की किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति को। राज्य की किसे सौंपेगा? राज्यपाल के लिए। और राष्ट्रपति को सीजी जो रिपोर्ट सौंपता है उसकी चर्चा अनुच्छेद 151 में की गई। मैं अनुच्छेद की चर्चा यहाँ पे इसलिए करता हूं कि अपन ये पढ़ रहे हैं संवैधानिक पद, ये पढ़ रहे हैं संवैधानिक आयोग, तो जिनकी जानकारी ही संविधान से है तो उनके अनुच्छेद आपको याद होना जरूरी है। वो आपकी लेखन शैली में, वो आपकी इंटरव्यू में और आपके नॉलेज को बढ़ाने में फायदा साबित होगा। इसलिए आप अनुच्छेदों को ध्यान से सुने और जो महत्वपूर्ण है उनको याद करने की कोशिश करें। तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपना अनुच्छेद 151 बताया गया। और एक सीजीए का एक और महत्वपूर्ण कार्य है कि किसी कर या शुल्क, मतलब टैक्स या जो फीस लगती है उससे जो शुद्ध आय हुई वो शुद्ध आय कितनी हुई है, इसका प्रमाण कौन देता है? इसको प्रमाणित कौन करता है? सीजीए करता है। मान लो कि जीएसटी जो एक टैक्स है, जो एक कर है, इससे कितनी आय हो रही है सरकार को, जीएसटी से सरकार को कितनी आय हो रही है, यह प्रमाणित कौन करता है? भारत का सीजीए करता है। भारत का सीजीए बताएगा कि एक वर्ष में भारत सरकार ने कुल कितने जीएसटी से प्राप्त किए। तो किसी कर या शुल्क से शुद्ध आय का जो प्रमाणन करना है वह भी कौन किसके द्वारा किया जाता है? सीजीए के द्वारा किया जाता है। तो अगर हम छोटे रूप में देखें तो सीजीए भारत का लेखा परीक्षण या ऑडिटिंग करता है। सरकार के पास जितने ही फंड है, सरकार के पास जितना भी सरकारी पैसा है, उसका सही उद्देश्य में खर्च करना और दुरुपयोग न करना, इसके लिए ऑडिटिंग करता है सीजीए। साथ में राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है, राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, केंद्र सरकार की राष्ट्रपति को सौंपता है। और कर और शुल्क से क्या आय हो रही है सरकार को, इसका जो सही प्रमाण है, शुद्ध आय का प्रमाणित करना किसका कार्य है? सीजीए का कार्य है। यही सीजीए के कार्य है। अब अपन देखते हैं कि सीजीए से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या है जो एमपीपीएससी 2020 के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सीएजी भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक शपथ लेता है भारत के संविधान के 3री अनुसूची के अनुसार। सीएजी को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति
तो सीएजी संविधान के प्रति सम्मान और निष्ठा की शपथ लेता है। तो आपको याद रखना है कि सीजीए को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, किस अनुसूची के तहत? तीसरी अनुसूची के तहत। भारत में जो संवैधानिक पद हैं जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और जो सीएजी, ये जो संवैधानिक पद पर लोग बैठते हैं, जो शपथ लेते हैं, उनको तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख या शपथ का विवरण दिया गया है। तो सीएजी तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेता है, राष्ट्रपति उसे शपथ दिलाता है। वर्तमान सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू है, जिनका अगस्त 2020 में अपॉइंटमेंट हुआ था। तो वर्तमान सीएजी का नाम गिरीश चंद्र मुर्मू है, आपको याद रखना है। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के वर्तमान नियंत्रक व महालेखा परीक्षक हैं। प्रथम सीएजी कौन थे? वी नरहरि राव। वी नरहरि राव भारत के प्रथम सीएजी थे, जिनका कार्यकाल 1948 से लेकर 1954 था, क्योंकि 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो प्रथम सीएजी आपको याद रखना है वी नरहरि राव, क्योंकि एमपीपीएससी प्रथम व्यक्ति को अक्सर पूछ लेता है। यहां पे एक चीज अपन थोड़ी सा डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले जब से रफाल मामले में सीजीए का नाम आया, फिर जीएसटी मामले में सीजीए पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए, तो सीजीए की नियुक्ति और उसकी स्वायत्ता पर सवाल खड़े किए जाते हैं। यहाँ पे आपको छोटा सा एक बता दें, मैं छोटा सा नॉलेज या छोटा सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि आपको देखो, सीजीए की अपन ने नियुक्ति पढ़ा था कि अनुच्छेद 148 में नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसके अनुसार कार्य करता है? मंत्री परिषद की। और मंत्री परिषद मतलब सरकार, मतलब सरकार की जांच के लिए सरकार ही व्यक्ति नियुक्त कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखो ना, जो सीजीए की जो नियुक्ति है, सीजीए की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा हो रही, और राष्ट्रपति कार्य करता है किसके तहत? मंत्री परिषद के तहत। और मंत्री परिषद को अपन कोष्टक में लिख लो सरकार। तो जो सीजीए का कार्य है सरकार के अकाउंट की, सरकार के खर्चों की जांच करना, और उसे इनडायरेक्टली नियुक्ति भी कौन कर रही है? सरकार। तो अपने ही मतलब कि वही नियुक्त कर रही है और उसी की जांच करना है। तो इसमें पारदर्शिता की कमी, जवाबदेही की कमी, इसलिए इसको स्वायत्त बनाने की मांग की जाती रही है, रफाल के मामले में भी, जीएसटी के मामले में भी। और इसकी जो नियुक्ति है उसके लिए कॉलेजियम, जो 2008 से लेकर 2013 तक एक सीएजी रहते हैं विनोद राय, उनने कहा है कि इसके लिए एक कॉलेजियम होना चाहिए। कॉलेजियम मतलब एक ऐसा समूह होना चाहिए जिसमें विपक्ष के लोग भी शामिल हो, लोकसभा का अध्यक्ष शामिल हो, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश शामिल हो, प्रधानमंत्री या कोई मंत्री परिषद के कोई भी मंत्री शामिल हो जाए। तो कुल मिला के 3-4 लोग मिलके इसका नियुक्ति करें, जिससे इसकी नियुक्ति में पारदर्शिता आ सके, इसकी जवाबदेही तय की जा सके, और सीजी जो कार्य कर रहा है उसमें पारदर्शिता लाई जा सके। तो आपसे जैसे एमपीपीएससी में से पूछ सकता है कि सीएजी पद में क्या सुधार किए जाते हैं, तो सीएजी की पद में नियुक्ति और इसकी जो कार्य है उसको, जो उसके लिए जो शक्तियां उसमें स्वायत्तता दी जाए, और इसकी नियुक्ति कॉलेजियम के माध्यम से की जाए, जिसमें लोकसभा का अध्यक्ष शामिल हो, विपक्ष का मंत्री शामिल हो, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश शामिल हो, और सरकार के कुछ मंत्री शामिल हो। इस प्रकार का एक समूह बना जाए जो यह डिसाइड करे कि भारत का अगला सीजीए कौन होगा, सीजीए के तौर पर नियुक्ति किसे दी जा सकती है। तो सीजीए की स्वायत्ता पर और सीजीए की नियुक्ति पर सवाल भारत में मतलब कि भारत में बहुत समय से उठते रहे, मतलब पहले के समय से उठते रहे, और वर्तमान में जब रफाल का मुद्दा आया था तब भी सीजीए की कार्यवाही पर और उसकी पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए गए। तो यहाँ पर मैंने आपको छोटे रूप में बता दिया कि सीजीए की जो नियुक्ति है इनडायरेक्टली सरकार अपने ही व्यक्ति को सरकार ही नियुक्त कर रही है और सरकार ही कंट्रोल करना, तो इसमें क्या है? विरोधाभास की स्थिति होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यही था सीजीए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें जीएस विजय संजय के साथ। नमस्कार।